जय हिंद दोस्तों। बिहार प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग पोल साइंस से जो भी क्वेश्चन बिहार बीपीएससी में पूछे गए हैं उसे हम लोग वन बाय वन करके प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडर्न इंडिया और एंशियंट मिडाइवल से जो भी क्वेश्चन बिहार बीपीएससी में पूछे गए हैं वो हम लोग उसको प्रैक्टिस कर चुके हैं। जो भी नहीं देखे हैं उसे एक बार देख लेंगे। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। दोस्तों याद रखेंगे आपातकाल भारत में 3 तरह से लगते हैं। पहला हो जाएगा अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 356 के तहत, तीसरा हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत। 352 के तहत इसमें युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पे यदि देश के अंदर स्थिति या संकट पैदा हो जाती है तो उस क्रम में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। सेकेंड हो जाएगा आपका अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य सरकार संविधान के अनुकूल नहीं चल रहा हो तो वहाँ पे उचित समय देखकर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 360 अनुच्छेद 360। यदि भारत या उसके किसी भी भाग में वित्तीय संकट पैदा हो जाती है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति उस क्षेत्र में या पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तथा भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों याद रखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। अनुच्छेद 65 के तहत यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटा दिए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालेगा। यदि वो भी अवेलेबल ना हो तो उच्च न्यायालय का जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा इस पद के लिए योग्य होगा वो इस पद को संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? किस अमेंडमेंट के थ्रू की गई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है वो वाला क्वेश्चन को याद रख लेंगे। 61वां संशोधन 1989 में, इसे एक फैक्ट याद रखेंगे, 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। याद रखेंगे इससे पहले हमारा 21 साल हुआ करता था वोटिंग राइट्स। इससे हम लोग 1989 से यह घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था लाहौर में रावी नदी के तट पे। इसी समय पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए संकल्प भी लिया गया था। तो याद रखिएगा आज़ादी से पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा था, परंतु भारत जो हमारा है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया और इस दिन को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। इसे फैक्ट देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी जिसके तहत प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किया था।
इनके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थानों का गठन होना था, जिसमें था जिला स्तर का, ब्लॉक स्तर का और ग्राम स्तर का। एक और समिति का जिक्र होता है अशोक मेहता समिति 1977 में। इन्होंने द्विस्तरीय सरकार पंचायती राज की व्यवस्था का जिक्र किया था। ये आपका द्विस्तरीय था, जनपद स्तर पे और जिला परिषद के स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किस एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किस एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। दोस्तों याद रखेंगे, महान्यायवादी का जिक्र अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यह सर्वोच्च, इसकी जो योग्यता है महान्यायवादी का योग्यता वही होगा जो एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होता है। याद रखेंगे, महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। नहीं होते हुए भी किसी भी सदन में बैठ सकता है, चाहे संयुक्त अधिवेशन हो या किसी भी अधिवेशन में यह बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन यह अपनी मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, इसका जो पद होता है महान्यायाधीश का पद जो होता है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। यह सदन में बैठ सकता है, अपना मत नहीं दे सकते हैं। किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, मत देने का अधिकार इनको नहीं होता है। याद रखेंगे, इनका अनुच्छेद 76 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति केवल यह एक प्रशासनिक प्राधिकारी है। प्रशासनिक प्राधिकारी है, याद रखेंगे, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्यसभा में होते हैं। राज्यसभा में होते हैं, इसका सही आंसर होगा 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्यों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, ये जो 12 सदस्यों का जो मनोनयन की जो प्रक्रिया है, जो प्रावधान है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह जो 12 सदस्य जो होते हैं, कला, साहित्य और धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इसका अनुच्छेद हो जाएगा 110। याद रखेंगे, इसमें राज्यसभा के पास सीमित अधिकार है। राज्यसभा केवल धन विधेयक को 14 दिन की अवधि में पारित करना होता है। साथ ही राज्यसभा का सिफारिश सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिन में वापसी करेगा। इसके से ज्ञात होता है कि राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में शक्तिहीन कर दिया गया है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति, याद रखेंगे, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। इनका मुख्य उद्देश्य होता है लोक व्यय का दुरुपयोग एवं नियंत्रण के मामले में संसद के समक्ष बातों को रखना और उजागर करना। इसे मैच द कॉलम करना, मिलाना है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इस ऑप्शन में दिया हुआ आंसर एक भी सही नहीं है, आप इसे लिख लेंगे। संघ सूची में फिलहाल 100 विषय सम्मिलित किए गए हैं, राज्य सूची में अभी 61 हैं और समवर्ती सूची में 52 हैं। संघ सूची से संबंध है कि संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय हैं, जिसपे मतलब आपका केंद्र सरकार इस पे नियम कानून को बना सकता है। राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं, इस पे आपका राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह इस पे नियम कानून को बना सकता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं, इसमें मतलब कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस पे कानून बना सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के अंदर निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नया राज्य
बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के तहत कौन सा बहुमत चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। हम संशोधन 3 तरह से करते हैं। संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में चिट किया गया है। 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, याद रखेंगे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है और इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान में शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ। याद रखेंगे, संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, जो अभी बढ़कर ये 12 हो गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य जो होते हैं अस्थायी होते हैं। बाकी जो 10 सदस्य होंगे वो अस्थायी होते हैं, केवल 2 वर्षों के लिए उन्हें चुना जाता है। जो अस्थायी सदस्य 5 हैं वो इस प्रकार हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। शेष जो 10 सदस्य बच गए वो अस्थायी सदस्य होते हैं। वो 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान के तहत जोड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 42 अमेंडमेंट।